विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हमेशा आपके लिए, आप सबों के लिए ऐसे टॉपिक लेकर के आता हूं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, शिक्षक बनने के लिए, अस्थायी शिक्षक बनने के लिए, अच्छे शिक्षक बनने के लिए एक सहायक कड़ी के रूप में साबित हो और आप उसका पूरा लाभ ले सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा की जो आपका समय नज़दीक आ चुकी हुई है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित का शिक्षण शास्त्रीय भाग। गणित का शिक्षण शास्त्रीय भाग आपके पास सिलेबस होगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज का एपिसोड आप आखिरी तक देखेंगे। यह एपिसोड थोड़ा बड़ा है, पूरे शिक्षण शास्त्र के टॉपिक को यह कवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मैं इसे दो पार्ट में बना रहा हूँ। इसका आज पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आपके साथ लेकर आऊँगा, जिसके कि आपकी परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको जहाँ तक हो सके इसका सहयोग मिल सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर यदि नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके लिए वह काफ़ी कारगर सिद्ध हो और उसका इंटीमेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज गणित का शिक्षण शास्त्र जो बहुत ही अपने आप में कठिन है, परंतु यदि पढ़ा जाए मन से, पढ़ाया जाए मन से, तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी कठिन नहीं होता है और टॉपिक वाइज आपके पास यह मटेरियल उपलब्ध है। अतः उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इस वीडियो का आखिरी तक देखें, जिससे इस हमारा वीडियो बनाना और आपका पढ़ना दोनों सार्थक हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गणित संबंधित अवधारणाएं, या यूं कहें कि गणित संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उसकी संकल्पनाएं हैं जिस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो गणित संबंधी अवधारणा क्या है? तो गणित गणनाओं का विषय है। गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। उसके बाद है कि गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। अगले बात क्या कही जा रही है? गणित माप तौल, मात्रा, परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। कहने का मतलब है हम कोई भी चीज़ माप तौल करते हैं, किलो में, लीटर में, मीटर में, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कितना किलोमीटर जा रहे हैं, इसका परिमाण, ये सभी हमें गणित के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि गणित माप तौल अर्थात मापन, मात्रा अर्थात परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। अगला पॉइंट है कि इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मात्रात्मक अध्ययन से है कि कोई सामान लेते हैं या हमारे में कोई गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो उसे हम संख्या के द्वारा, मात्रा के द्वारा दिखाते हैं कि कई गुना बढ़ गया, कई गुना घट गया, कितने भाग बढ़े, कितने भाग घटे। इसलिए इसे मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। आगमन निगमन हम पढ़ेंगे शिक्षण पद्धति में आगे की ओर। हमारे कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं इसकी अगली वीडियो आएगी, जिस पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा कि आपको शिक्षण विधि, गणित के शिक्षण विधि जो है उसको मैं अच्छे से समझा सकूं। आप हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में, अगला वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे गणित की शिक्षण विधि जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। वह परीक्षा के साथ साथ आपके जीवन में भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा यदि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जिसका उपयोग करके आप एक अच्छे शिक्षक के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि गणित विज्ञान की क्रमबद्धता। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध तथा संगठित तथा यथार्थ शाखा है। अगला बिंदु है कि गणित के अध्ययन से मस्तिष्क तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित यह विज्ञान है जिसके आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात गणित ही एक ऐसा विषय है जिसका जो निष्कर्ष निकलता है वह एक मत में होता है और एक कंप्लीट होता है। बाकी गणित के अतिरिक्त जो भी आप गणित के अतिरिक्त जिस किसी भी विषय के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
तो उसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व बना रहता है। परंतु गणित से जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, गणित के माध्यम से, गणित के विषय के द्वारा, वह एक ऐसा निष्कर्ष होता है जिसे कि सभी लोग मान्य करते हैं और उसको कोई काट नहीं सकता। और आखिरी में यही कहा जाता है कि गणित जो है तार्किक विचारों का विज्ञान है। अर्थात वैसे छात्र छात्रा या व्यक्ति जो कि तर्क पर विश्वास करते हैं, वैसे व्यक्ति विज्ञान के साथ होते हैं, वैसे व्यक्ति गणित के साथ होते हैं। चलिए इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं। उसका नाम है गणित की प्रकृति। गणित की अवधारणा हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, वह है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या होती है, इस पर आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी आप आगे परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, परीक्षा को सफल बनना है, तो वैसी स्थिति में आप हमारे इस टॉपिक के साथ जुड़े रहें, वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। कहीं दिक्कत हो तो आप हमारे इस वीडियो के आखिरी में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपनी मदद के लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति को अनेक रूपों में दर्शाया गया है। इसका जो नेचर ऑफ द मैथ्स है उसको केवल एक तरीका से नहीं, कई तरीके से, वह कौन कौन से तरीके हैं मैं बिंदुवार आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। नंबर 1 में है कि गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। गणित में हम लोग संख्याएं अर्थात नंबर, स्थान, पॉइंट्स, किस सिचुएशन पर आप हैं, डायरेक्शंस, मापन अर्थात मेजरमेंट, और जो मापतौल होती है उस वस्तु का, अभी जैसा कि मैंने ऊपर में अवधारणा में बताया कि वस्तु का जो हमारे पास है वजन होता है, मापतौल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तक को हम मैथ्स के माध्यम से वजन कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। दूसरा है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त के रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। बिल्कुल सही बात है मित्रों, फ्रेंड्स, छात्र छात्राओं, हम जब मैथ्स बनाने चलते हैं तो पूरा मैथ्स लगभग हम लोग क्या करते हैं, अमूर्त और मूर्त के बीच में ही चलता रहता है। हमारे पास कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं होता, परंतु हम मान लिया करके, लेट करके, कल्पना करके पूरे मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 3, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। यह भी सही बात है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियाँ हमारे कौन कौन से हम सभी जानते हैं, और ज्ञान इंद्रियों के सहयोग से ही हम अपने मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने वो भी ऊपर बताया कि हमारे पास मैथ्स सॉल्व करते समय कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होती है, लेकिन हम हर तरीके के, हर स्तर के गणित को, मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट 4 है कि गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। बहुत अच्छे। 5वां है कि इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर भी निश्चित होता है। इसके बारे में मैंने ऊपर बताया है कि मैथ्स के सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैथ्स को पसंद करने वाले, मैथ्स को मानने वाले हैं, वो समझते हैं कि मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसका कि एक और केवल एक ही उत्तर आता है लगभग, या एक के अतिरिक्त और कोई दूसरा उत्तर नहीं आ सकता है। तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं वह तर्क की शक्ति में तथा ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट करने वाले उनकी मानसिकता होती है। 6वां पॉइंट है कि गणित की अपनी भाषा है। हमें पढ़ना है इसमें, गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य होता है गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। हमारा टॉपिक है गणित का भाषा, गणित की भाषा। तो गणित की भाषा से तात्पर्य है गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से जो विशेष प्रकार के होते हैं। जैसा हम गणित पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं, हम सभी गणित में पढ़ करके आए हैं, सूत्र हैं, संकेत है, सिद्धांत है, चित्र, ये सभी हम लोग पढ़ करके आगे आए हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है कि गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावनाओं का विकास होता है। 9वां पॉइंट है गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक, अधिक स्पष्ट होता है, जिससे
उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है। अगर 10वां पॉइंट है, इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान मैथ्स के बिना अधूरा है। मैथ्स ही सभी प्रकार की जो आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर आधारित सजीव निर्जीव विज्ञान के क्षेत्र में गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि स्वस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। 11वां पॉइंट है कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे इसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। 12वां पॉइंट है कि इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। 13वां पॉइंट है कि गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन, सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। 14वां पॉइंट है, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 15वां पॉइंट है कि गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, 16वां पॉइंट है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। 17वां पॉइंट है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला होती है। 18वां पॉइंट है, इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं जिसे कि हम संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास इसका 18 पॉइंट मिला। अब आगे दूसरा पॉइंट है जिस पर हम बढ़ते हैं, वह है गणित शिक्षण में गणित का महत्व तथा उपयोगिता। हम जो गणित पढ़ते हैं इसका क्या महत्व है तथा इसकी क्या उपयोगिता है। ऐसे तो हमारे पास यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने कहा कि यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कृपया इसके साथ बने रहें। यह एक एपिसोड में ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास लगभग 8 से 9 इसके बिंदु हैं जिस पर कि हमें गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है। परंतु मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही संक्षिप्त में आपको पूरे जो गणित की शिक्षण शास्त्र है उसको समझाने में सफल होगी। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे साथ बने रहें, जिससे कि आपका शिक्षक बनना, हमारा आपके लिए जो प्रयास करना है, दोनों सार्थक बना रहे। परंतु दूसरा आग्रह यह भी है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया धैर्य से बने रहेंगे, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अंडरलाइन है रेड पेन से या रेड कलर से, आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें, सभी बातें इसमें काम की ही दी गई है, परंतु आप इसको यदि ध्यान से जुड़े रहेंगे तो इसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। शिक्षण में गणित का महत्व अथवा उपयोगिता। चलिए बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व है। हम जानते हैं कि गणित के बिना कोई भी विषय नहीं चल सकता। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, सभी विषयों में गणित की अहम भूमिका है और गणित के बिना कोई विषय नहीं चल सकता है। मेरा अपना मानना है और कई विद्वानों का भी मानना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में गणित अत्यधिक महत्व है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावे ऐसा कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार तथा प्राण एवं विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालयी पाठ्य विषयों में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि गणित बालक को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ उसके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों को सीखने और करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को मानसिक विकास करके उनकी बुद्धि को प्रखर बनाता है। यह विद्यार्थियों में स्पष्टता, आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकसित करता है तथा चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। अगला टॉपिक है कि गणित के महत्व को
इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। गणित हमारे लिए दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है, इस निम्न बिंदुओं से हम इसके महत्व को समझते हैं। दैनिक जीवन में गणित का महत्व, हमारे चारों ओर का जीवन तथा हमारे दिन प्रतिदिन का व्यवहार पूर्ण रूप से गणित से भरा हुआ है। प्रत्येक बात को समझाने के लिए हमें थोड़ी बहुत गणित की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन में हमें घर बाहर, बाजार, क्रय विक्रय, आय व्यय आदि सभी में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित के बिना हमारा जीवन गूंगा, बहरा तथा अंधे संसार के समान हो जाएगा। गणित के ज्ञान से रहित व्यक्ति न तो परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है तथा न ही समाज में कुछ कर सकता है। यदि छात्रों को आरंभ से ही प्रारंभिक गणित जैसे गिनना, जोड़ना, घटाना तथा गुणा भाग आदि का ज्ञान नहीं कराया जाए तो वह अपने जीवन में अनुभवों को समझने समझाने में असमर्थ रहेगा। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभिक कक्षाओं से ही गणित का ज्ञान कराया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निश्चितता तथा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व। गणित का निश्चितता और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से क्या महत्व है? गणित एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को निश्चितता सिखाता है। गणित छात्रों में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। सत्य अथवा असत्य की शुद्धि और अशुद्धि की जांच गणित के माध्यम से ही होती है। गणित छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है और इस कारण पाठ्यक्रम में उसे इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में महत्व। गणित का आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में क्या महत्व है, इस पर ध्यान देते हैं। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आर्थिक सामाजिक प्रगति भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान भी गणित के बिना नहीं चल सकता तथा इसी कारण से गणित का पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान है। आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय, उद्योग, यातायात, कृषि, व्यापार आदि में से कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि गणित के बिना चल सके। स्वयं विज्ञान भी गणित पर आधारित है। समाज में प्रगति के लिए भी गणित का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि गणित अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। कैसे? गणित का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। गणित का अध्ययन विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना की वृद्धि करता है। सभी देशों के गणितज्ञ वैज्ञानिक किसी नए नियम, सिद्धांत अथवा शोध कार्य पर परस्पर मिलकर विचार विनिमय करते हैं और उसे संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए उपयोग में लाते हैं। पांचवा पॉइंट है गणित उपयोगात्मक महत्व रखता है। कैसे? व्यवहारिक जीवन में गणित की उपयोगिता अन्य विषयों की तुलना में बहुत अधिक है। दैनिक जीवन में क्रय विक्रय, मापतौल, जोड़ घटाना, आय व्यय आदि का लेखा जोखा आदि सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है। इस प्रकार घर, दफ्तर, व्यापार सभी जगह गणित की आवश्यकता पड़ती है। अतएव गणित संबंधित गणनाओं के बिना दैनिक जीवन की क्रियाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। चलिए अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, जिस पर कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति के अध्ययन के लिए भी यह गणित बहुत उपयोगी है। यंग के अनुसार, यंग एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तन और विचरण है। गणित एक कलन है जो कि विचरण का अध्ययन करती है। इसी कारण कलन को प्रकृति का गणित कहा जाता है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि सूर्य, चंद्र, तारों के निकलने तथा छिपने का समय, उसकी स्थिति एवं दिशा आदि के ज्ञान
में गणित विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। 7वां पॉइंट है कि बौद्धिक महत्व। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए गणित शिक्षण अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम का कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि गणित की भाग मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। जैसे ही गणित की कोई समस्या हमारे सामने आती है, हमारा मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसे हल करने में क्रियाशील हो जाता है। गणित की हर समस्या के लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है तथा इसके माध्यम से छात्र की विचार, तर्क करने, विश्लेषण करने तथा विवेचन करने की शक्तियों का विकास होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नियमितता और विविधता के दृष्टिकोण से भी गणित बहुत महत्वपूर्ण है। गणित एक ऐसा विषय है जिसके शिक्षण में छात्रों में नियमितता, विविध रूप से कार्य करने का अभ्यास होता है, क्योंकि जब तक गणित की क्रियाओं को नियम तथा विधिपूर्वक हल नहीं किया जा सकता, तब तक शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार गणित नियमित रूप से तथा विधिवत रूप से कार्य करने की भावना छात्रों में उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है 9वां पॉइंट, वह है कि स्पष्टता तथा शुद्धता का महत्व गणित में कैसे है। स्पष्टता तथा शुद्धता की दृष्टि से गणित एक ऐसा विषय है जिसकी किसी अन्य विषयों से समानता नहीं की जा सकती। अधिकतर अन्य सभी विषयों में अनुमानों से काम चल सकता है, परंतु गणित में अनुमानों का कोई स्थान नहीं है। अतः गणित में छात्र को शुद्धता का भी ज्ञान होता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी विधियां कौन कौन सी हैं? अध्यापन विधियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। गणित के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण विधियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और इसमें कैसे हमारे लिए उपयोगी है। तो गणित को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुल 9 विधियां दी गई, 10 विधियां दी गई, 11 विधियां दी गई हैं। पहला है आगमन विधि, जिसे इंडक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा है निगमन विधि, उसे हम डिडक्शन मेथड कहते हैं। तीसरा है अनुसंधान विधि, इसे न्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। चौथा है संश्लेषण विधि, जिसे हम सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं। पांचवा है विश्लेषणात्मक विधि, जिसे हम एनालिटिक मेथड कहते हैं। सिक्स्थ है प्रयोगशाला विधि, जिसे लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। योजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। समस्या विधि, जिसे प्रॉब्लम मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। खेल विधि, प्ले मेथड कहते हैं। सर्वोत्तम विधि, द बेस्ट विधि उसको कहते हैं, जो सभी विधियों के बाद आप अपना एक अलग विधि बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हुए छात्र छात्राओं को समझाने में, पढ़ाने में सफल होते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं सर्वोत्तम विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित को अनिवार्य विषय बनाने के मुख्य कारण क्या है? गणित एक ऐसा विषय है जिसे हम सभी कहते हैं कि अनिवार्य विषय है। इसका क्या कारण है कि गणित को सबसे अनिवार्य विषय रखा गया है? यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया होता तो बच्चों के मानसिक प्रशिक्षण अर्थात मेंटल ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिल सकते होते। इसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, गणित का ज्ञान अर्जन करने के लिए गणित संबंधित ऐसे कोई जन्मजात विषय विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं दे सकती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। तीसरा पॉइंट है कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तार्किक शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासनात्मकता, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। अगला पॉइंट है कि गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्धता के रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं का कला भी माना जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, वह है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। गणित को जब हम पढ़ने चलते हैं विद्यालय स्तर पर तो उसका क्या महत्व है। गणित को
अधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय जाने पर बच्चों को अनेक लाभ हैं जिनको गणित की शिक्षा में मूल्य के रूप में हम देखते हैं, समझ सकते हैं कि क्या इसका महत्व है। तो गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वह मूल्य कौन कौन से हैं जिसका कि मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। वह पहला मूल्य है बौद्धिक मूल्य, जिसे कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू कहते हैं। प्रायोगिक मूल्य, जिसे हम यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू कहते हैं। अनुशासन संबंधित मूल्य अर्थात डिसिप्लिनरी वैल्यू। नैतिक मूल्य अर्थात मोरल वैल्यू। सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल वैल्यू। सांस्कृतिक मूल्य अर्थात कल्चरल वैल्यू। सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य अर्थात एस्थेटिक वैल्यू। जीविकोपार्जन संबंधित मूल्य अर्थात वोकेशनल वैल्यू। मनोवैज्ञानिक मूल्य अर्थात साइकोलॉजिकल वैल्यू। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य अर्थात वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गणित को हमारे सिलेबस में यह भी एक टॉपिक है, गणित की भाषा। गणित की भाषा के तौर पर हम गणित को क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, एक छोटा परिचय मैंने अभी ऊपर दिया है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इसको भी मैं देख करके आपको बता करके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। गणित की भाषा अर्थात लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि ऊपर हम सबों ने पढ़ा है कि गणित की एक अपनी भाषा है। भाषा से अभिप्राय है कि इसके सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, प्रमेय हैं और उसका उपयोग है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि गणित की भाषा क्या कहती है। कुछ दशक पूर्व एक परीक्षा के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों को मापा जाता था, लेकिन जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक चिंतन में प्रगति हुई वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने में क्या हुआ, मैथ्स को लेकर के खास करके क्रांति आई। बच्चों की उपलब्धियों के स्तर को मापने के लिए जो कुछ विधियां प्रचलित हैं वही हम कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा है, और उसके द्वारा हम बच्चों में गणित की भाषा है और उसे हम गणित के क्षेत्र में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। और शिक्षाविदों ने बच्चों के उपलब्धि स्तर को मापने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसे कि हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा यह एक सिलेबस जो है इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली को विकसित किया जो यह मापन करता है कि निश्चित बालक में कहाँ तक मिश्रण के उद्देश्यों की पूर्ति की है, बालक की योग्यता तथा दक्षता में कितनी वृद्धि हुई है तथा बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। ये सभी मूल्यांकन के द्वारा ही SCCE के द्वारा ही पता चलता है। तो मूल्यांकन के माध्यम से केवल बालक की शैक्षिक उपलब्धि ही नहीं मापी जाती, बल्कि व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का भी मापन किया जाता है। यह अन्य नियमों की तरह गणित में भी मूल्यांकन के लिए आजकल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए निम्न प्रकार से हम सभी देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, अभिज्ञान रूप, जिसे कि हम रिकॉग्निशन टाइप कहते हैं, तथा प्रत्याय स्मरण रूप, जिसे हम रिकॉल टाइप कहते हैं। एक हो गया रिकॉग्निशन, जिसे कि पहचानना अर्थात उसे अभिज्ञान रूप में, और दूसरा तो रिकॉल, जिसे याद करना, रिकॉल टाइप। हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका जो हम देख रहे हैं, अभिज्ञान रूप को 4 भागों में बांटा गया है। एकांतर प्रत्युत्तर, अल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं, बहुविचार निर्वाचन अर्थात मल्टीपल चॉइस वाले, क्रमबद्धकरण अर्थात मैथेनियन, जिसे कि सीरीज करना, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्रमबद्ध करके अरेंज करने के लिए, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अर्थात उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं कि यह किस ग्रुप के आते हैं। और दूसरा जो प्रत्याय स्मरण रूप है, उसके आधार पर क्वेश्चन को 2 भागों में बांटे गए हैं परीक्षा के पैटर्न को। एक है साधारण प्रत्याय स्मरण और दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। प्रत्याय स्मरण से अभिप्राय है कि उसको सिंपल कॉल करके उसका 1 वर्ड में आंसर दे देना, और रिक्त स्थान की पूर्ति करना, इसे हम रखा गया है। आखिरी में अब इसको मैं स्पष्ट करता हूं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक निर्मित प्रश्न होते हैं और दूसरा मानकीकृत प्रश्न होते हैं। शिक्षक निर्मित प्रश्न जो हैं ये प्रश्न विश्वसनीयता तथा वैध नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्माण में विभिन्न चरणों से नहीं गुजरने पड़ते हैं। इसकी विश्वसनीयता, वैधता और कठिनाई स्तर समान
मापन नहीं होती है। वहीं मानकीकरण प्रश्न का जो अभिप्राय है, मानकीकरण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्माण के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद उस उम्र स्तर के छात्रों पर ट्राई और आउट कर उनकी विश्वसनीयता, वैधता और कठिनाई स्तर मालूम किया जाता है तथा विभिन्न मानकों के आधार पर प्रश्नों का चयन कर अंतिम रूप दिया जाता है। अतः यह बालकों के विकास को संपूर्ण पहलुओं के मापन में अति उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरीके से मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आपका यह टॉपिक जो गणित का शिक्षण शास्त्र है उसका पहला भाग संपूर्ण होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इसका जो बचा हुआ कुछ और टॉपिक है उसको मैं सेकेंड पार्ट में लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में जहाँ तक हो सके इसका सहयोग मिल सके और उसके लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके कि आपके लिए यह नई टॉपिक आ चुकी है। तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। इसके अगले एपिसोड में इस गणित शिक्षण विधि का जो हमारा गणित शिक्षण विधि की जो एक अगली टॉपिक है उसको मैं लेकर के आऊँगा और उसके अगले एपिसोड में इस शिक्षण शास्त्र का जो शेष बचा हुआ भाग है वह आपके साथ लेकर के आऊँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखें, जो कि आपकी परीक्षा में सार्थक साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।